Hey there, this is Pranshu Verma, or let's get started our next lecture on thermal properties of matter. Okay, so देख पा रहे हैं आप लोग दो न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए हैं जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट टाइम. क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था आपका कैलोरीमेट्री. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ा था. द नाम ऑफ दैट फिनोमिना इज क्या था? हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट. ओके, और उसी पे बेस दो इजी से न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए बोर्ड पे. ट्राई टू सॉल्व देम और आई विल डू. ओके, सो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा. आप वीडियो को पॉज मार सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. आई एम सॉल्विंग these two questions. Okay, so just look at here the first question that is called that is saying कि 30 gram of water. Okay, the mass of the water is 30 gram. Okay, let me take it m1 and at the temperature 40 degrees Celsius. Okay, so the temperature is equal to 40 degree Celsius. ओके, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि चाहे टेम्परेचर सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, इट डजेंट मैटर, दोनों में वैल्यू सेम आएगी. हाँ, याद रखना फ़ारेनहाइट में नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, बस. ओके, सो आगे क्या बोला है? विद मिक्स्ड विद 70 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, मतलब दूसरा भी जो मिक्सचर है वो वाटर है. ठीक है ना, हमने देखा था ना दो सब्सटेंस थे ए एंड बी, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम लिक्विड मैंने दिए हुए हैं. एक 30 ग्राम है, एक 70 ग्राम है. एंड एट द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. फाइनल टेम्परेचर पूछा है. ओके, सो आप लगाओगे क्यू गेन इक्वल टू क्यू lost. Okay, let final temperature equal to T. Okay, तो टेम्परेचर गेन कितना होगा याद करो. ग्रेन लिख दिया मैंने. टेम्परेचर गेन कितना होगा याद करो. T माइनस T2, ऑब्वियस ही बात है ना. T2 कम है और टेम्परेचर लॉस्ट क्या होगा? T माइनस T1. नाउ हीट गेन कितनी होगी? मैंने हीट गेन लिखी है, तो हीट गेन में पहले किसका आएगा? जिसका टेम्परेचर कम है वही तो हीट गेन करेगा. सो दिस विल बी M2 C2 डेल्टा T2. ओके, एंड दिस विल बी M1 C1 डेल्टा T1. नाउ both are same substances, so specific heat capacity will be same. Okay, so C1 and C2 will be same, so they will be cancel out. So from here you can say M2, the value of M2 is 70 gram. Okay, no need to change, no need to change. Okay, trust me, no need to change. Delta T2, temperature gain T minus T2. What is the value of T2? That is 10 degree Celsius. No need to change, no need to change. That is 40 gram, 30 ग्राम है. एंड दैट इज T1 की वैल्यू है 40 ग्राम्स, 40 डिग्री सेल्सियस. सो दैट विल बी 40 माइनस T. ओके, यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है, T1 माइनस T है. ओके, सो 0 कैंसिल आउट. ओके, सो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. This will be 70 minus 70 minus 70. Okay, and this is 3 4 120 minus 3t. Okay, this 3t and this 70 will become, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ because the space is कम. So this will be 10t, 3t उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10t हो जाएगा. and this क्या बोले इसको, negative 70 will come towards here. So this will be 120 plus 70, that will come equal to 190. So T will come equal to 190 divided by 10, or you can say this is 19 degrees Celsius. The final temperature of the mixture
is called is equal to 19 degree Celsius. Some of you are saying कि सर 40 पहले था 10 बाद में है ना, 40 पहले था 10 बाद में है, तो 25 होना चाहिए था, एवरेज 25 आता है। ओके, बहुत सही, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है ना। जो 10 डिग्री सेल्सियस वाला है वो हैवी है, वो ज़्यादा है, तो एवरेज से टेम्परेचर कम आएगा। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा लॉजिक मैंने दिया आपको कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका इफेक्ट भी तो ज़्यादा होगा ना, है ना। बस यही है, समझ में आया। क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं करना था हमें, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मैंने इसमें घुमाने की कोशिश किया है, इसको थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश की है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कि 3 kg ऑफ वाटर ओके हैज़ अ टेम्परेचर 60 डिग्री C, मतलब जो M1 है दैट इज इक्वल टू 3 kg एंड द टेम्परेचर इज 60 kg, सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस प्लीज। ओके, और हाँ, हमारे को बोला है कि फाइंड द टोटल हीट। ओके, व्हाट इज द हीट, हीट पूछा है, तो इसकी हीट बतानी आपको। हीट क्या होगी, mc(T) या डेल्टा T। ओके, कितनी हीट हो सकती है इसके पास इस समय फिलहाल। ओके, तो अपन लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री से बात करिए इसने स्टार्ट। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 0 डिग्री से देखेंगे टेम्परेचर को, 0 से 60 डिग्री पहुँचने में उसको कितना एनर्जी लगा, ये एनर्जी उसकी टोटल हीट होगी। क्लियर है। तो 3 kg into C. What is C? The specific heat capacity of the water is to be given as 4186.0. Okay, so हटाओ उसको. Okay, and delta T. What will be 0 minus 60? That will come equal to 60. Okay, so now you calculated it. This will be 184,186. Yeah, you can cancel. You can calculate it. Okay, and the value will come in joules. The value will come in joules. Okay, कर सकते हैं ना कैलकुलेशन, प्लीज़ यार कर लेना। हाँ कर लेना भाई, कर लेना। ये तो एक सेक्शन हुआ। उसके बाद क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ वाटर। ओके, वाटर की ही मास फाइंड करना है आपको। कौन से वाटर का, जिसकी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। ओके, टेम्परेचर आपको एक ऐसा वाटर का मास बताना है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, एंड दैट मेक द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो फाइनल टेम्परेचर जो T है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। उस तरीके से ही करोगे, टेम्परेचर गेन कितना होगा, 20 से 30 चला गया, 20 से 30 चला गया, 30 माइनस 20 दैट विल कम इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर गेन। टेम्परेचर लॉस वो कितना होगा, कितना होगा, 30 हो गया, पहले कितना था 60। लॉस क्या है, जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप फिर से कैलोरीमेट्री इक्वेशन लगाओगे, Q गेन इक्वल टू Q लॉस्ट। ओके, सो M1 C1 डेल्टा T1 M2 C2 डेल्टा T2। ओके, इक्वेशन लगाई, बहुत बढ़िया। इधर उधर कुछ भी कर लो, लेकिन M1 की वैल्यू क्या होगी, हम पहले वाले का मास ले लेते हैं यहाँ पे 3 kg। ओके, C1 दोनों कट जाएंगा क्योंकि दोनों ये तरफ सेम सब्सटेंस है। ओके, बात होगी केवल डेल्टा T1 की। किसकी बात होगी, डेल्टा T1 की। तो डेल्टा T1 कितना होगा, किसी एक को ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया है ना, 3 kg, तो इसी का मैं हीट लॉस लूँगा या टेम्परेचर लॉस लूँगा, कितना है 30 डिग्री। तो 30 इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे बतानी थी, और इसका मास गेन टेम्परेचर गेन कितना है 10, कितना आ गया 9 kg। क्लियर है। दीज वर द प्रीटी इजी क्वेश्चंस।
प्रीटी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इनको समझिए और हम आगे बढ़ेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक आपका और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें इन क्वेश्चंस में आपका एक स्टेप इंक्रीज करेगा वो टॉपिक। आज हम वही कवर करेंगे आज के लेक्चर में और कल को इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल फिर करेंगे। ओके, सो टॉपिक का नाम डालते हैं लेटेंट हीट। नई कहानी नई दुनिया, लेटेंट हीट ये क्या है? लेटेंट का मतलब होता है जो छिपा हुआ था, जो छिपा हुआ था और हमें बाद में पता चला। ठीक है, द मीनिंग ऑफ लेटेंट इज विच वॉज हाइड एंड वी गॉट टू नो आफ्टर सम टाइम। ओके ओके, सो अब हमें इसके बारे में क्वेश्चन और आंसर करने थे कि ये लेटेंट हीट क्या है, इसके बारे में आपको पता कैसे चला सर, और आपके बारे में पता चला तो आप हमें कैसे समझाएंगे, है ना। हाँ, कई सारे क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हर टीचर वही देना की कोशिश करता है आपको, और मैं भी वही दूंगा क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी इस लेटेंट हीट को समझाने के लिए। ओके, सो मैंने शायद काफ़ी उस तरफ लिख दिया है, आ रहा होगा स्क्रीन में। ओके, सो हमारे पास एक कंटेनर है। व्हाट वी हैव अ कंटेनर। ओके, सो ये लीक हो गया यहाँ पे ठीक, और कंटेनर में मैंने वाटर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, यहाँ पे हमें कोई समस्या नहीं है। ओके, हम इसको नीचे से एक स्प्रिट लैम्प के थ्रू हीट दे रहे हैं। हमने यहाँ पे एक स्टैंड भी लगा दिया। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आई थिंक सो होनी नहीं चाहिए, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके ओके, सो क्या देखा गया जब हमने इसमें एक थर्मामीटर लगाया? क्या लगाया? थर्मामीटर। यू नो व्हाट इज द थर्मामीटर? ओके, माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो प्लीज अज्यूम इट कि दैट इज जो सर ने बनाया है ये लंबा सा डंडा, ये थर्मामीटर है, बकवास सी चीज। ओके और ये वाटर है। हमने क्या देखा, इस टेम्परेचर इस थर्मामीटर में यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, उसके ऊपर भी टेम्परेचर थे। ओके, उसके ऊपर भी टेम्परेचर थे, लेकिन हम हीट दिए जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। मान लिया इसका टेम्परेचर पहले 60 डिग्री सेल्सियस था, जब हमने देखना स्टार्ट किया धीरे धीरे 70 हुआ, धीरे धीरे 80 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 100 पे पहुंच गया। वी वर थिंकिंग कि अब टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा, 110 होगा, देन 120 होगा, देन 130 होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। वी आर गिविंग द हीट, वी वर इंक्रीजिंग द kinetic energy of the molecules, but the molecules average kinetic energy is constant now. क्या बोल दिया? अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा था। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि टेम्परेचर इज द एवरेज kinetic energy of the molecules. So if temperature is constant, that means the average velocity, average kinetic energy of the molecule is constant, but we are giving the heat to the molecules of the water, so the energy, the kinetic energy of the molecule is increasing, or maybe not, क्या हो सकता है? मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी तो इंक्रीज करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस समय ये हीट मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रही है। इस समय ये हीट सारी की सारी कन्वर्ट हो जा रही है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद ये हीट कन्वर्ट हो रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। ओके,
वो क्या कर रही है, उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए थे, यू नो कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HOH, तो उसको ब्रेक करने में यूज हो रही है ये एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिड्यूसिंग और इट्स ब्रेकिंग द bonds, the hydrogen bonds between the molecules, the attraction force between the molecules. Right now this energy is wasting to break the bonds, okay, to break the chemical bonds in between the hydrogen water molecules, okay. So ऐसा कुछ हो रहा है तो एनर्जी तो वेस्ट हुई ना, इस समय एनर्जी उसमें वेस्ट हुई, दैट्स वाई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। अब सोचो जरा कि मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, धीरे धीरे बॉन्डिंग खत्म होगी उनकी, और वे एक एक मॉलिक्यूल्स इधर उधर ऐसे घूमेगा, ओके। सो वे क्या बनेंगे, वे क्या बनेंगे, आप सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाता है स्टीम, भाप बन के उड़ने लगता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है, ठीक, किस में आ जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है उसका, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। इस समय वो स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा, उड़, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स उड़ने लगेंगे ऊपर, बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म, क्लियर है। हाँ, इस समय लिक्विड क्या था, यहाँ क्या था, वाटर, लिक्विड था, ये क्या बन गया, स्टीम, मतलब गैस बन गया, स्टीम क्या हो गया, गैस फॉर्म में हो गया ना। इसका मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 टाइप की स्टेट्स पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप इंटरमीडिएट स्टेट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली, फिजिक्स में बहुत कम यूज़ है उनका, और केमिस्ट्री फिजिक्स में एक छोटी सी स्टेट आती है गैस के बाद, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, तो उसका हमें स्टडी नहीं करना है यहाँ पे, हम स्पेसिफिकली 3 स्टेट्स को इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। राइट नाउ द वाटर वाज सॉलिड बट इट कन्वर्ट इनटू द गैस फॉर्म, दैट मीन्स what changes, the change is state of matters, state of water का स्टेट चेंज हो गया है, वाटर का क्या चेंज हो गया है, स्टेट, और स्टेट चेंज होने में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 100 डिग्री पे पहुंच के टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा। पहले अब क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा घटाएगा हमें नहीं पता, हमें अभी मतलब नहीं है, बट हमें ये पता है कि जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी, लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, या वाइस वर्सा नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और इस बीच में जो हीट हमने दी after reaching the temperature of liquid up to its boiling temperature, okay, boiling temperature तक जब पहुंच गया, उसके बाद हमने जो हीट दी वो ही हीट है लेटेंट हीट। आप डिफाइन कर सकते हो कि लेटेंट हीट, ओके, लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस can be defined as the heat requires to change the state of the सब्सटेंस। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना राइटिंग में अरे सर, आप तो जब लिखना स्टार्ट करते तो बीच में स्पेस आता ही नहीं है
ठीक है, क्या होता है ये कि सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में जितनी हीट मुझे चाहिए उस हीट को मैंने लेटेंट हीट बोला है। उसी हीट को मैंने क्या बोला है? लेटेंट हीट। ओके, क्लियर है? ओके, सो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा मैं मास रखूँगा अपने लिक्विड का और अपने जो भी मेरा सब्सटेंस है, ओके, लिक्विड ही नहीं, मैं कोई भी सब्सटेंस ले सकता हूँ, सॉलिड भी ले सकता हूँ, लिक्विड भी ले सकता हूँ, गैस भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई भी सब्सटेंस लूँ, मैं जितना उसका मास लूँगा क्या उतनी ही मुझे हीट चाहिएगी? सोच के बोलो। यदि इस कंटेनर में 1 kg ऑफ वाटर हो तो शायद मुझे हीट Q देनी पड़ी। कितनी देनी पड़ेगी? Q। इफ आई टेक 2 kg ऑफ वाटर देन आई हैव टू गिव 2Q एनर्जी। दुगनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिमाग बोलता ही है, हाँ या ना? बहुत सही। इसका मतलब ये जो लेटेंट हीट है वो किस पर डिपेंड करती है? मास पे। मुझे ऐसा लगा आप बोले उधर से, सर मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये हीट? नहीं। इन दिस लेटेंट हीट, जब लेटेंट हीट का काम आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाता है किसी भी बॉडी का, सब्सटेंस का? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो ये प्रोपोर्शनल, ये हीट किसी भी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ओके, याद रखने के, क्लियर है? मैं पहले भी बोला था फर्स्ट लेक्चर में भी कि टेम्परेचर और हीट का कोई भी दूर तक कोई नाता नहीं है। यहाँ पे हमें दिखता भी है कि टेम्परेचर पे हीट का डिपेंड नहीं करती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, लेकिन आपका जो अभी सिलेबस है वो इतना वाइड नहीं है कि इस चीज़ को आप समझ सको, आप केवल फॉर्मूलों पर ध्यान दो। ठीक है, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी पड़ेगी आपको, तो यू गेट टू नो दोज थिंग्स। वहाँ पे आपको 4-5 बुक पढ़नी पड़ेंगी इसी टॉपिक पे। और यदि आप बीएससी करते हैं या स्पेशलाइजेशन करते हैं इस टॉपिक पे, तो बात अलग ही है, दुनियादारी अलग है। ओके, सो दिस विल बी, अपन लोग बोल सकते हैं कि Q इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द T और एनी अदर थिंग। ओके, नॉट डिपेंडेंट है बेसिकली। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बोलेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं भाई, वो भी नहीं है। तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक, कैसा भी प्रोपोर्शनल नहीं है, कैसे भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगाया और इसको नाम दिया L। L स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट, बोल दो आगे, कैपेसिटी। सर हम बोलेंगे भी तो कैसे आवाज़ को सुनाई देगी आपको? अरे दिल के तार जुड़ गए हैं भाई। आवाज़ आ जाएगी मेरे पास। लेटेंट हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी। इसको स्पेसिफिक क्यों नहीं बोला? क्योंकि किसी भी मटेरियल के स्पेसिफिक नहीं है कोई खास। ओके, कोई खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है ये, मतलब मटेरियल के लिए स्पेसिफिक है, स्टेट पे डिपेंड करेगी। जैसे स्टेट चेंज वैसे ही हीट चेंज, ओके, वैसे ही एल चेंज। लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए मतलब क्या बोले, स्पेसिफिक नहीं है ये, इसलिए इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी नहीं बोला, सिंपल लेटेंट हीट कैपेसिटी बोल दिया। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से दैट L इज इक्वल टू Q बाय M। प्लीज़ पोज मारिए, उतारिए, क्योंकि मैं कुछ मिटाने वाला हूँ। मैं इसको ही मिटाऊंगा, फालतू चीज़ यही लग रही है मेरे को। ओके, बहुत देर से बनी हुई भी है, यहाँ पे बहुत स्पेस भी खा रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वी कैन इजीली से कि L इज इक्वल टू Q बाय M। सो लेट मी अलाउ टू डिफाइन L। ओके, if I take M equal to 1 kg, so L will become Q. L will become Q. Okay, अब L Q बन गया है, M 1 kg था इसलिए। ओके, क्लियर है? तो जरा देखें कि L को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेटेंट हीट कैपेसिटी,
of a substance. Latent heat capacity of a substance can be defined as the heat required to change the state of unit mass of that substance completely. ये वर्ड लगाना जरूरी है, completely चेंज होना चाहिए. completely मास स्टेट चेंज करने के लिए किसी भी यूनिट मास का, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का स्टेट कंप्लीटली चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उस हीट को हमने लेटेंट हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस का बोल दिया. क्लियर? इफ यू डू से कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल, सो यू कहता है कुछ नहीं है भाई. क्या यार, लेटेंट हीट का यूनिट कौन पूछता है भाई? हैं? ऊपर क्या है? जूल. नीचे क्या है? मास. जूल पर केजी. जूल पर केजी कितना है? जूल पर केजी. क्लियर है? तो कल को हम इसकी भी न्यूमेरिकल लगाएंगे. ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेटेंट हीट के कुछ 2-3 न्यूमेरिकल डालेंगे जिसमें हम स्टेट चेंज करने वाले होंगे. वो क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए बेसिकली, उसमें ही आपको बहुत कुछ करना है, इसलिए दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ो. मैं कोशिश की है कि आपको लेटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ में आए. आज मेरा थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि उधर से शोर आ रहा है, बार बार मेरा ध्यान उस तरफ चला जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट थिंग्स, है ना. लेकिन मैंने फिर भी लेक्चर को बांध के रखा है. ठीक है? ध्यान मेरा भटक रहा था लेकिन बार बार. ओके, सो ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से. अच्छे से पढ़ना, और यदि समझ में आया हो लेटेंट हीट तो क्या नाम मेरे को बताना कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया. क्या बात है सर प्रांशु सर, आप क्या खतरनाक पढ़ा देते हैं कभी कभी. नहीं, मैं हमेशा खतरनाक पढ़ाता हूँ. ठीक है, चलो मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन.